Hello students, welcome to the part 9 of chapter 3। इस पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। पिछले पार्ट में हमने आपको एक्सरसाइज स्टार्ट कराए थे, जिसके अंदर हमने आपको क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स ये सभी कराए थे। अब हम इसमें सेक्शन बी के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जिसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोगों को इस चैप्टर का टेस्ट देना होगा ऑन द फ्राइडे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हमने सेक्शन सी मीन सेक्शन बी का सी पार्ट कर लिया था, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट, जिसमें हमने सभी क्वेश्चंस के आंसर किए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर पार्ट डी पर आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड क्वेश्चंस। तो राइट एनी टू यूजेस ऑफ प्लास्टिक्स ये हो चुका है। व्हाट इज 5R प्रिंसिपल ये भी हो चुका है। राइट द डिफरेंस बिटवीन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स एंड थर्मोप्लास्टिक्स ये भी हमने करा दिया आपको नोट्स के अंदर। मैंने पहले ही बोला था कि जो क्वेश्चंस थ्योरी के अंदर आ चुके हैं उनको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको एज इट इज थ्योरी याद कर लेंगे, उसी में ये सब कवर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 आता है, वाई डू वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर्स। तो समर के टाइम में हमें कॉटन क्लॉथ्स पहनने चाहिए, ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्यों पहनने चाहिए? तो इसका रीज़न ये होता है कि जो कॉटन होता है वो गर्मी में क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो अगर वो पसीना आता रहे तो आपको क्या होगा, अनकंफर्टेबल फील होगा। तो इसलिए क्या करता है, जो कॉटन है वो गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट होता है, तो वो आपके स्वेट को क्या करेगा, सोख लेगा। फिर वो एब्जॉर्ब स्वेट जो होता है वो अपनी बॉडी से, वो आपकी बॉडी से क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा और इवेपरेट हो जाएगा। और इवेपरेशन कॉजेस कूलिंग, जिसकी वजह से आप कंफर्टेबल फील करेंगे। ठीक है, दैट्स वाई वुलन क्लॉथ्स आर वियर इन द समर। ठीक है, आ गया समझ में। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर सॉसपैन हैंडल्स, इलेक्ट्रिक प्लग्स एंड स्विचेस मेड अप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो इसका रीज़न ये है कि जो सॉसपैन हैंडल होते हैं या इलेक्ट्रिक प्लग या स्विचेस होते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के बनाए जाते हैं। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं एंड दे डू नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग। ठीक है, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के पुअर कंडक्टर होते हैं, इसीलिए सॉसपैन हैंडल्स, इलेक्ट्रिक प्लग्स एंड स्विचेस आर मेड अप ऑफ thermosetting plastics just like bakelite. Okay, now we will talk about the long answer type questions. Write any 5 advantages of synthetic fibers of natural fiber। ये हम करा चुके हैं आपको, advantages of synthetic fiber वही है ये क्वेश्चन। तो वहाँ से आप इसको कर लेंगे, मीन्स करना नहीं है, वहाँ से याद कर लेंगे सिर्फ। ठीक है, राइट एनी 5 एनवायरमेंटल हजार्डस ऑफ प्लास्टिक्स। तो एनवायरमेंटल हजार्डस मतलब एनवायरमेंट को नुकसान होने, 5 जो नुकसान होते हैं मेजर। तो इसमें पहला आता है कि बर्निंग ऑफ प्लास्टिक्स को रिलीजेस हार्मफुल गैसेस। जब हम किसी भी प्लास्टिक को बर्न करते हैं तो वो कम्प्लीटली बर्न नहीं होता है, उसमें से कुछ हार्मफुल गैसेस निकलती हैं विच कॉजेस एयर पोल्यूशन। अगर हम प्लास्टिक्स को वाटर के अंदर डंप करते हैं, जैसे समुद्र के अंदर डाल देते हैं प्लास्टिक्स, तो उससे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। तीसरा, अगर हम किसी लैंडफिल में डाल देते हैं, लैंडफिल का मतलब है कि एक जगह बना लेते हैं कि जहाँ पर सभी को कचरा डालना होता है, तो वहाँ पर भी क्या होता है, वो कचरा क्या करता है, सॉइल पोल्यूशन कॉज करता है। ठीक है, फोर्थ वन हो जाएगा आपका, अगर हम जो पॉलीथीन होते हैं, प्लास्टिक्स ही होते हैं पॉलीथीन भी, उसको अगर हम ऐसे नाली और सीवर में डाल देते हैं तो वो उसको क्या कर देती है, सीवर में अटक जाती है, जिसकी वजह से वो सीवर बंद हो जाता है और पानी ओवरफ्लो करने लगता है, सड़कों पर पानी आ जाता है। ठीक है, दूसरा, प्लास्टिक्स जिन केमिकल से बनती है वो कैंसर कॉजिंग होते हैं। ठीक है, इसलिए जो लोग प्लास्टिक इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनको कैंसर होने की जो
पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये 5 हजार्डस आप लिख सकते हो, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। कुकिंग पैंस एंड प्लास्टिक हैंडल्स। जो कुकिंग पैंस होते हैं, मतलब जिनके अंदर आप खाना बनाते हैं, उनके हैंडल प्लास्टिक के होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक्स आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, दैट्स वाई cooking pans have the plastic handles. Now burning of plastic causes air pollution. अगर हम बर्निंग करते हैं प्लास्टिक को तो उससे एयर पोल्यूशन होता है, बिकॉज द बर्निंग ऑफ प्लास्टिक्स रिलीजेस द हार्मफुल गैसेस एंड कॉजेस एयर पोल्यूशन, ठीक है। नायलॉन इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्लाइंबिंग रोप्स बिकॉज नायलॉन हैज़ द हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो नायलॉन फाइबर होता है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए नायलॉन को हम क्लाइंबिंग रोप्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। रेफ्रिजरेटर हैव ए प्लास्टिक फोम कोर। जो रेफ्रिजरेटर होता है उसके अंदर प्लास्टिक फोम कोर होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि द प्लास्टिक फोम कोर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इट विल नॉट अलाउ द आउटसाइड हीट टू कम इनसाइड। वो बाहर की हीट को अंदर नहीं आने देती है रेफ्रिजरेटर के, इसीलिए रेफ्रिजरेटर के अंदर प्लास्टिक फोम कोर होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक वायर्स हैव ए प्लास्टिक कवरिंग। जो प्लास्टिक्स होती है वो इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होती है, इसीलिए इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर क्या होती है? प्लास्टिक कवरिंग होती है, सो दैट वी कैन नॉट गेट सोक ऑन टचिंग दैम, ठीक है। बेकेलाइट इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिकल स्विचेस बिकॉज बेकेलाइट इज ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स एंड इट इज very hard and insulator or poor conductor of heat and electricity, ठीक है। आगे समझ में। now we will talk about the next question, higher or HOTS questions, higher order thinking skills. Natural wool is attacked by moth whereas acrylic wool is not, explain। तो आपको बताया था कि जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मीन्स उनके ऊपर बैक्टीरिया रिएक्ट करके उसको डिकम्पोज कर देता है। तो इसलिए क्या है, जो नेचुरल वूल होती है, नेचुरल वूल इज बायोडिग्रेडेबल फाइबर एंड इट इज इजीली अटैक्ड बाय द मोथ टू कन्वर्ट इनटू सिंपल सब्सटेंस, व्हाइल एक्रेलिक वूल इज ए सिंथेटिक फाइबर एंड इट इज मेड अप ऑफ केमिकल एंड इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अटैक्ड बाय द मोथ्स, ठीक है। ये मोथ्स इसके ऊपर अटैक नहीं करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक फाइबर हेल्प्स इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कमेंट। तो सिंथेटिक फाइबर का जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वो फॉरेस्ट को क्या करते हैं? कंजर्व करते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? इस पर हमें अपनी राय देनी है। कमेंट का मतलब होता है कि अपने विचार देने हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि सिंथेटिक फाइबर बनाने में हमें कोई भी रॉ मटेरियल नहीं चाहिए होता जो कि हमें पेड़ से चाहिए, जिसके लिए हमें पेड़ काटने पड़े। इसीलिए सिंथेटिक फाइबर जो हैं वो ट्रीज कंजर्वेशन में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक फाइबर डू नॉट रिक्वायर एनी रॉ मटेरियल फॉर विच वी हैव टू कट द ट्रीज एंड दे आर प्रिपेयर्ड ओनली बाय द केमिकल्स, दैट्स व्हाई प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक फाइबर हेल्प्स इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। इतना आप लिख सकते हैं। ये आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन हैं सारे के सारे। आपने जो भी चैप्टर के अंदर सीखा है उसी को रिकॉल करके या उसी को यूज़ करके आप इनके आंसर्स दे सकते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, विच फाइबर वुड यू यूज़ फॉर मेकिंग फिशिंग नेट एंड व्हाई? वी विल यूज़ नायलॉन फाइबर टू मेक द फिशिंग नेट बिकॉज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ नायलॉन फाइबर इज़ वेरी हाई, ठीक है। मैंने बोला था कि नायलॉन की टेंसाइल स्ट्रेंथ के वजह से इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर मदर हैज़ बॉट 2 लंच बॉक्सेस फॉर यू, वन इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड अदर इज ऑफ स्टील, विच वन विल यू यूज एंड वाई? हमने बताया था वी विल यूज द स्टील लंच बॉक्स, स्टील लंच बॉक्स बिकॉज स्टील डू नॉट रिएक्ट विद हॉट फूड। अगर हम लंच बॉक्स के अंदर गर्म खाना रख देते हैं स्टील के अंदर तो वो रिएक्शन नहीं करेगा, जबकि अगर हम गर्म खाना प्लास्टिक के लंच बॉक्स के अंदर रखते हैं तो प्लास्टिक के अंदर क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं, तो गर्म खाने के साथ वो रिएक्शन कर देते हैं और भोजन को
जो आपका फूड है उसके अंदर उसको पॉइजनस बना सकते हैं। दैट्स वाई वी विल चूज द स्टील लंच बॉक्स बिकॉज इट विल नॉट मेक द फूड पॉइजनस। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है विद ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप याद करेंगे, थ्योरी याद करेंगे, आपके जो भी डाउट आते हैं वो आप हमें बता सकते हैं। दूसरा, हमें इस चैप्टर का टेस्ट कंडक्ट करना है फ्राइडे को, तो कीप लर्निंग। ओके, आपको ये चैप्टर कम्प्लीटली लर्न करना है, यू विल गेट द टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घर पर रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।